गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग भैया। कैसे हो आप? हैप्पी। करें आज की क्लास स्टार्ट। बच्चों, स्टैंडिंग प्लान के अंदर हमने पॉलिसीज, ऑब्जेक्टिव्स, प्रोसीजर्स हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वन है मेथड। और मेथड को क्या भी बोलते हैं? वेज भी बोलते हैं, बहुत सिंपल शब्दों में, ठीक है ना, तरीके। और आप ये कह सकते हो बच्चों कि मेथड इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ प्लान्स। सबसे सिंपल क्या है? मेथड ही है। इसको समझना भी, इसको लिखना भी, और इसको कोई इसमें कोई आपको टेक्निकलिटीज ऐसी आएगी नहीं। क्यों भी नहीं आएगी उसका एक और रीजन मैं आपको दे देता हूँ, क्योंकि हमने बच्चों सेकंड चैप्टर में एक टेक्निक भी पढ़ी है, जो किसने दी है? FW टेलर ने दी है, मेथड स्टडी। और मोर और लेस ये वही है। यहाँ पे भी वही बात बोली जाएगी कि एक काम को करने के बड़े सारे तरीके होते हैं, है ना, कि हम इस काम को इस तरीके से कर सकते हैं। मेरे को कम्युनिकेट करना है आपके पास, मतलब आपके साथ, तो देर आर मल्टीपल वेज थ्रू विच वी कैन कम्युनिकेट टू यू। जैसे कि हम मेल से कांटेक्ट कर सकते हैं आपको, हम आपको व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं, कोई आपको टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं, फेस टू फेस कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई वो कबूतर के थ्रू चिट्ठी भी भिजवा सकते हैं। समझ में आ रही ना? देर आर मल्टीपल वेज, बड़े सारे क्या होते हैं? मेथड होते हैं, ठीक है ना, किसी एक काम को करने के। बट FW टेलर ने क्या भी बोला कि एक क्या होता है? बेस्ट एंड बेस्ट मेथड होता है, और हमें उसी मेथड को क्या करना है? फाइंड आउट करना है, और उसी मेथड को इम्प्लीमेंट करना है। देखते हैं यहाँ पे, अ मेथड इज अ मैनर ऑफ वर्क परफॉर्मेंस। मेथड क्या होता है? मैनर होता है, तरीका, ये वे होता है किसी काम को क्या करने का? परफॉर्म करने का। इन अदर वर्ड्स, वेज ऑफ डूइंग रूटीन जॉब्स, जो तरीके हैं हमारे किसको करने के? रूटीन जॉब्स को परफॉर्म करने के, यानी कि जो डे टू डे बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, जो भी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, उसको परफॉर्म करने का जो हमारे पास जो तरीका होता है, ठीक है ना, जो वे होता है, जो मैनर होता है, उसको मेथड बोलते हैं, आर नोन एज मेथड। और मेथड इज दैट प्लान, ये वो प्लान होता है विच डिटरमाइंस, जो ये बताता है आपको कि हाउ डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ द प्रोसीजर्स आर गोइंग टू बी कंप्लीटेड। मेथड एक वो प्लान है, मैंने कल भी बताया था आपको कि प्रोसीजर में जो होता है अलग अलग स्टेप्स होते हैं, उनको मिलाकर के एक क्या बनता है? प्रोसीजर बनता है। लेकिन प्रोसीजर के एक स्टेप के कई सारे क्या हो सकते हैं? मेथड हो सकते हैं। तो ये वही तो बोला कि मेथड वो वाला क्या है? आपका प्लान है जो ये बताता है कि हाउ डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ द प्रोसीजर, जो प्रोसीजर की जो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज है, मतलब वो जो अलग अलग स्टेप्स है, आर गोइंग टू बी कंप्लीटेड, कि आप उन्हें कैसे कंप्लीट करोगे। कोई बात नहीं, आ जाओ ना ऊपर, दिखा देता हूं आपको। पहला क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई द वेरियस सप्लायर। आपको क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है अलग अलग सप्लायर को। तो बड़े सारे तरीके हो सकते हैं, है ना। लेट सपोज कोई सप्लायर का कोई एक कॉमन पोर्टल है, जहां पर से हम क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसको? सप्लायर को। एक तरीका ये हो गया। दूसरा, फेस टू फेस आप जाकर के मार्केट में अपने बंदे को भेजो और उससे इंक्वायरी कराओ मार्केट में जाकर के, भाई साहब ये प्रोडक्ट है आपके पास, ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, ये आप इसमें डील करते हो, है ना। तो ऐसे आपने 5-6 सप्लायर फाइंड आउट करे। पहला, आपने किसी कोई कॉमन पोर्टल है उससे क्या किया? वहां से निकाला आपने। एक अपने आप अपने बंदे को भेजा। आप इस काम को क्या भी कर सकते हो? आउटसोर्स भी कर सकते हो। एक एजेंसी ऐसी है जिसका काम ही ये है कि वो क्या करके देती है? वो सप्लायर्स को आइडेंटिफाई करके देती है, जो तुम्हारे को मतलब अच्छे अच्छे जो सप्लायर है ना, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, वो सप्लायर्स आइडेंटिफाई करके देती है। तो 3 मेथड मैंने आपको बताए। अब चॉइस डिपेंड करती है कि आप किस मेथड के साथ जाओगे, आपको सबसे ज्यादा किस में फायदा लग रहा है। ये हमारा मकसद नहीं है, ये तो हमने कहाँ पे पढ़ा था? सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, क्योंकि हमें वहां पे एक मेथड को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे तो हम ये बता रहे मेथड होता क्या है। एक्चुअली में हम इसके बारे में बहुत आगे तक भी पढ़ चुके हैं सेकंड चैप्टर में। यहाँ तो जस्ट ये बता रहा है कि मेथड क्या होता है, ठीक है। वापस से देखो, कोई बात नहीं, और दिखाता हूँ आपको। ये तो फर्स्ट स्टेप के मैंने आपको मेथड बताए। सेकंड क्या है? इनवाइट कोटेशंस। आप क्या कर रहे हो? कोटेशन इनवाइट कर रहे हो, किससे? सप्लायर से, है ना। अब इसके भी मेथड हो सकते हैं कि भाई साहब कोटेशन जो आप दोगे ना, वो आप हमें ना इन पर्सन देना कोटेशन। इन पर्सन समझते हो आप? मतलब आप अपने बंदे को भेजना और वो यहीं पे आके इन पर्सन देगा हमें।
ठीक है ना। या दूसरा तरीका हो सकता है, नहीं नहीं भाई हम इन पर्सन कोई जरूरत नहीं है, हमें इन पर्सन आप आकर के हमें क्या दो, कोटेशन दो, आप बाय पोस्ट भेजना, और पोस्ट भी रजिस्टर्ड पोस्ट होनी चाहिए या स्पीड पोस्ट होनी चाहिए। समझ में आ रही है बच्चों बात? नहीं नहीं काहे जरूरत है, आप वो 2-4 दिन में वो पोस्ट भेजोगे, स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट, आप सीधा उठा करके हमें मेल करो, ठीक है। अब एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है, वो जो मतलब उनकी वर्किंग है, धंधा बहुत बड़ा है, लेकिन उनको थोड़ा टेक्निकलिटीज नहीं आती ज्यादा, वो बहुत ज्यादा फॉर्मल नहीं है, वो कह रहे हैं अरे हमें नहीं आती मेल वेल चलानी। कैसे देखते हैं, आपने देखते होगे ना कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बंदा बोलता है कि यार हमको नहीं आती मेल चलानी, कोई बिजनेस पर्सन है बोलता है क्या कैसे देखेंगे मेल कहाँ पे आती है ये? ठीक है ना, पता ही नहीं है। अरे बाबूजी तुम एक काम करो, तुम सीधा व्हाट्सएप डालो, मैं अभी देख के बताता हूँ, ठीक है ना। तो अलग अलग तरीके हो सकते हैं क्या करने के, कोटेशन मंगाने के। नेक्स्ट है बच्चों, इवेल्युएट ऑल द कोटेशन, इसके भी मेथड हो सकते हैं। आपने अपना एक डिपार्टमेंट बनाया है, जो परचेज डिपार्टमेंट है, उसके अंदर ही लोग आपने हायर करके रखे हैं जिनका काम ही क्या है, कोटेशन को इवेल्युएट करना। ये काम आप आउटसोर्सिंग से भी करा सकते हो, है ना। तो इसके भी मेथड हो गए। नेक्स्ट है सेलेक्ट अ कोटेशन, ठीक है, इसको आप अभी क्या करना है, आपको सेलेक्ट करना है। अब उसके भी मेथड हो सकते हैं कि आप किस बेसिस पे क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे। समझ में आ रही है बच्चों बात? नेक्स्ट है प्लेस ऑर्डर टू द सप्लायर। अब इसके भी कई सारे मेथड है कि आप खुद जा करके क्या दो, ऑर्डर दो, आप मेल से ही कांटेक्ट कर लो, व्हाट्सएप पे बता दो डील डन हो गई, तो ये चीज है। रिसीव एंड इंस्पेक्ट द क्वालिटी ऑफ गुड्स, कि गुड्स की क्वालिटी को आप कैसे इंस्पेक्ट करोगे, उसके भी क्या होते हैं, मेथड होते हैं। आप मैनुअली करोगे, आप पूरी पॉपुलेशन को क्या करोगे, इवेल्युएट करोगे, सैंपल बेसिस पे करोगे। पढ़ के आए ना 11th क्लास में हम कि आपको सैम्पलिंग बेसिस लगाना है, सेंसस मेथड लगाना है, तो ये हो सकता है। नेक्स्ट है बच्चों, मेक पेमेंट टू द सप्लायर, कैश में करोगे, है ना, ऑनलाइन पेमेंट करोगे, कार्ड से करोगे, कैसे करोगे, एनईएफटी करोगे, आरटीजीएस करोगे, तो अलग अलग मेथड हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, हर एक चीज के। और बताऊं बच्चों आपको, आप ना, आप सारे बच्चे अकाउंटिंग तो करते ही है, बोलो ना हाँ, अरे बोलो ना, हाँ आप अकाउंटिंग तो करते ही है बच्चों, और आप एक चैप्टर पढ़ के आए होंगे 11th क्लास में, नमन भैया यार हमें ना आपसे यही प्रॉब्लम है, आप पता नहीं कि आप पुरानी बातें क्यों याद दिलाते हो। अरे बच्चों मैंने 11th में ये बोलता था कि ये काम 12th, ये बातें 12th में काम आएगी, अभी जब आप 12th में आ गए तो मैं बोलता हूँ कि हम पढ़ के आए हैं, ठीक है ना। तो आपने एक डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ा होगा, और उसके अंदर 2 मेथड पढ़े होंगे डेप्रिसिएशन लगाने की, yes or no? हाँ जी, और दूसरा रिटन डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है। तो बच्चों एक बात तो बताओ, डेप्रिसिएशन तो कॉन्सेप्ट तो एक है ना, लेकिन उसको लगाने के अलग अलग आपने 2 मेथड पढ़े, और 2 मेथड नहीं होते, 10 मेथड होते हैं डेप्रिसिएशन को लगाने के। समझ में आ रही है बच्चों? यूनिट ऑफ पॉइंट, यूनिट मेथड भी होता है आपका, रिटन डाउन वैल्यू मेथड हो गया, और एक फिक्स परसेंटेज से आप लगाते हो, ठीक है ना, प्रोडक्शन के बेसिस पे लगाते हो, नंबर ऑफ आवर्स के बेसिस पे लगाते हो, है ना, कुछ अलग अलग उस पे अलग अलग प्लांट एंड मशीनरी पे जिसकी रिक्वायरमेंट होती है, अलग अलग टाइप से क्या लगता है, डेप्रिसिएशन लगता है। तो ये देखो कितने सारे मेथड है। अच्छा एक चीज, चलो ये तो सुना आपने, शायद पता नहीं जो मैं अभी बोलने वाला हूँ वो आपने सुना है कि नहीं सुना है। आपको ना इन्वेंट्री को वैल्यू करना है, क्या करना है, इन्वेंट्री को वैल्यू करना है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करना है कि आपके यहाँ पे कितना क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करने के देयर आर मल्टीपल मेथड्स, कई सारे मेथड हो सकते हैं। जैसे आपने फीफो का नाम सुना है, फीफो, फीफो फीफो, FIFO, फीफो। लीफो का नाम सुना है आपने, लीफो? नोट्स में तो देखा होगा क्योंकि तूने आगे के कर ली होंगी अभी। अच्छा, लीफो, फीफो, वेटेड एवरेज, ये अलग अलग मेथड होते हैं, क्या होते हैं अभी बताता हूँ बच्चों। वेटेड एवरेज सुना है? अच्छा पढ़ा नहीं है, पढ़ा भी है वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज का आपने गुडविल में कुछ किया होगा क्या? तो लेकिन वो इन्वेंट्री के कंटेक्स्ट में नहीं पढ़ा होगा ना कि इन्वेंट्री को कैसे वैल्यू करते हैं, बिकॉज वो आपके सिलेबस में है ही नहीं, तो इसलिए आपको पता ही नहीं। कोई बात नहीं, मेरे यहाँ पे तो है, मैं तो बताऊंगा। अभी ध्यान से सुनो बच्चों, इन्वेंट्री को वैल्यू करने के कई सारे मेथड होते हैं, जैसे उसमें से 3 मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, लीफो, फीफो और वेटेड एवरेज। लीफो क्या होता है बच्चों, लीफो LIFO, लीफो होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और वेटेड एवरेज होता है कि वो आप सबको, जो जितना भी आपने क्या किया है, परचेजिंग की है, और उसमें से जितना भी सेल हुआ है, उसको उनकी यूनिट्स को निकाल करके क्या कर देते हो आप, वेटेड एवरेज कर देते हो। जैसे वेटेड एवरेज वो निकालते हैं ना अपन लोग, वेटेड मीन निकालते हैं, तो वैसा कर देते हैं। अब भैया ये होता क्या है, आप बोल क्या रहे हो, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अभी बताता हूँ बच्चों।
आपने बच्चों परचेज करी, ठीक है, और ये रेट है, परचेज और सेल लिख देता हूं यहाँ पे। आपने परचेज करी 1000 यूनिट 100 रुपए के भाव में, अमाउंट लिख देते हैं यहाँ पे। कितने रुपए की परचेजिंग करी होगी आपने? 1 लाख रुपए की। सारे बच्चे यहाँ पे फोकस करना, ठीक है। आपने वापस से फिर परचेज करी 600 यूनिट, ठीक है, वो करी आपने कितने के भाव में? 110 के भाव में। तो कितना हो गया ये? 66,000 हो जाएगा ये। यस और नो? आपने बच्चों अभी क्या कर दिया? 200 यूनिट बेच दी। आपने क्या कर दी? 200 यूनिट बेच दी। और 200 यूनिट आपने जो बेची, वो बेची कितने के भाव में? 150 के भाव में। बात समझ में आ रही है? तो इसकी वैल्यू कितनी बनेगी? 30,000। हाँ जी। अब ध्यान से सुनो बच्चों, अभी हम क्या करते हैं, हमारे पास यूनिट्स कितनी बची हुई है बता सकते हो? 400 बची हुई है, 1400 बची हुई है, ठीक है। 1400 बची हुई होने का मतलब क्या है कि अगर मैं लगाता हूं बच्चों कौन सा मेथड? लीफो मेथड। कौन सा मेथड लगाता हूं? लीफो मेथड। लीफो मेथड का मतलब है लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब है जो यूनिट्स बाद में आई होगी, जो यूनिट्स बाद में आई होगी वो पहले भी की होगी। तो अपन लोगों ने कितनी यूनिट्स बेची? 200 यूनिट बेची। तो ये किस में से बेची होगी? 1000 में से, 600 में से? 600 में से। अगर हम कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हैं? लीफो। अगर हम लीफो मेथड अप्लाई कर रहे हैं बच्चों, तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है 1400 यूनिट का, और इनकी वैल्यू निकालनी है हमें। तो ये जो हमने बेची होगी, वो जो 200 यूनिट बेची है वो कौन से वाली बेची है? 600 में से बेची है। तो अपने पास 600 में से कितनी बची होगी अभी? 400। 400 किस भाव में खरीदी थी हमने? 110 के भाव में। तो कितना हो जाएगा ये? 44,000 आ जाएगा, 44,000। और अगर हम बात करें बच्चों की जो ऊपर वाली यूनिट की, 1000 तो एज इट इज पड़ी होगी, तो ये 1000 यूनिट इंटू 100 के भाव में कितना? 1 लाख। आपने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकाली तो ये आई 1,44,000। कोई डाउट है क्या आपको? ये क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ गई, जो आप बैलेंस शीट में डालते हो ना क्लोजिंग स्टॉक। तो आपने लीफो मेथड लगाया तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आई 1,44,000। अभी ध्यान से सुनना बच्चों, अभी अपन लोग क्या लगाते हैं? फीफो मेथड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? फीफो मेथड लगाते हैं। फीफो बोले तो फर्स्ट इन, जो माल पहले आया है वो पहले बिका होगा, ठीक है ना। तो करते हैं। तो अभी जो 200 यूनिट बिकी है वो कितने में से बिकी होगी बताना? 1000 में से बिकी होगी। तो 1000 में से अपने पास बची कितनी होगी? 800 कितने के भाव में? वेरी गुड। फीफो मेथड अगर हम लगाएंगे तो फीफो मेथड में 800 यूनिट बची होगी हमारे पास, 100 वाली, ये कितना हो गया? 80,000। और ऊपर में 600 यूनिट बची होगी कितने की? 110 के भाव में। तो कितनी हो गई? 66,000। और ये कितना हो गया बच्चों? 1,46,000 बनेगा क्या? हाँ बोलो ना। 1,46 बनेगा। ऊपर में जब मैं लीफो मेथड लगा रहा था, लीफो मेथड से तो वैल्यू कितने की आ रही है क्लोजिंग स्टॉक की? 1,44। फीफो से कितनी आ रही है? 1,46, ठीक है। और बच्चों अगर हम एक मेथड और होता है वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज में होता है कि आप वेटेड एवरेज कर लो। कितनी यूनिट खरीदी आपने? 1600, ठीक है ना। कितनी यूनिट खरीदी आपने? 1600। और उनकी टोटल वैल्यू कितनी है? 1,66,000। तो 1,66,000 को किससे डिवाइड करो? जल्दी करो। वेटेड एवरेज लगा रहे हैं, वेटेड एवरेज। 1,66,000 की वैल्यू है टोटल स्टॉक की, और कितनी यूनिट है 1,66,000 की? 1600। अपने पास बच्चों बची हुई कितनी है? जब 1600 यूनिट 1,66,000 रुपए की है, तो अपने पास कितनी बची हुई है बच्चों? अरे बोलो ना। 1400 बची हुई है ना, तो मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे? 1400। सेस और नो? तो ये क्लोजिंग स्टॉक की क्या आ जाएगी? वैल्यू आ जाएगी। सेस और नो? कितना आएगा फाइनली कट करके से? 1,45,250 समथिंग ये आ गया है। पूरा कट रहा है क्या? चलो, 1,45,250। आप देख रहे हो मैंने 3 मेथड अप्लाई करे बच्चों। जो लीफो है, लीफो से तो आया 1,44,000, फीफो से आया 1,46,000, और वेटेड एवरेज से आया 1,45,250।
250। यस और नो? देखो हम कर रहे क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू, और क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू करने के भी मेरे पास क्या है, 3 मेथड है। अब इन मेथड की ना मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैंने ये बताया, ये भी बहुत मैंने मतलब बियॉन्ड द क्लास जा करके बताया है, ये तुम्हारे लिए इतना जरूरी भी नहीं था, जस्ट इसलिए बताया कि क्योंकि नई चीज थी, तुमने सुनी नहीं थी। तो अब ना बच्चों लगाने को तो इनमें 2 क्लास लगा सकते हैं, 3 क्लास लगा सकते हैं, कोई अलग से बिल्कुल सेपरेट टॉपिक होता है, ठीक है ना। जब आप वो पढ़ते हो ना, आप AS2 पढ़ते हो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 होता है इन्वेंट्री वैल्यूएशन का, तो वहां पे आता है कि लीफो मेथड कब लगता है, फीफो मेथड कब लगता है, वेटेड एवरेज कब लगता है, ठीक है। हल्का सा मैं आपको बता सकता हूँ कि जैसे बच्चों लेट सपोज आपका ना वो होता है ना, जो जैसे आप उसमें डील करते हो, शुगर में डील करते हो लेट सपोज, ठीक है ना, चीनी में डील करते हो, आपका वेयर हाउस है, ठीक है ना, और आपके वेयर हाउस का एक गेट है इधर से, ऐसे जाकर के उसमें सारा का सारा स्टॉक लग जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप कौन सा मेथड लगाओगे, ठीक है ना, जस्ट एक अभी मैं बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। तो इधर से आपका ये वेयर हाउस का ये गेट है, ठीक है। अब तुम बोलोगे भैया हमने क्या स्टार्ट किया था, हम कहाँ पे आ गए। बच्चों यही तो, अगर आपको वो टेक्स्ट समझना है कि वो क्या लिखा है, उसको समझना पड़ेगा, आपको ये प्रैक्टिकबिलिटी को समझना पड़ेगा। इधर अपना वेयर हाउस है, इधर से उसका गेट है ना, और हम ना पूरा स्टॉक ना पूरा उधर से पूरा ऐसे भर भर के लगाते हैं, भर भर के लगाते हैं पूरा स्टॉक। पहली गाड़ी आई तो पहले पिछले पिछले वाला जो स्पेस है ना वो पूरा फिल करेंगे। दो तरीके हो सकते हैं बच्चों, एक तो हम स्टॉक को ऐसे 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 लगाए, एक ऐसे 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 लगाए, समझ रहे हो, फिर इधर थोड़ी सी जगह छोड़ दें हम गैलरी टाइप से वो, ठीक है ना, लेकिन वैसा नहीं करते हम। आप समझना, जो मैं अभी आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, जो मैं पूछना चाहता हूँ, हम ना पीछे से ऐसे ऐसे पूरा स्टॉक भर के लाते हैं, ठीक है ना। पहली गाड़ी आई पूरा इधर लग गई, फिर दूसरी गाड़ी आई इधर लग गई, फिर तीसरी गाड़ी आई फिर आगे लग गई, ऐसे पूरा भर गया, वेयर हाउस भर गया हमारा, समझा क्या आपको। अच्छा, अभी बच्चों कोई भी कस्टमर माल लेने के लिए आया, तुमने उसे वो शुगर की बोरी जो भी है, जितनी भी वो लेने के लिए आया, 100-200 बोरी लेने के लिए आया, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप कहाँ से बेचोगे वो माल। आगे से मतलब इन द सेंस, आगे से मतलब इन द सेंस जो लास्ट में आया, जो लास्ट में आया वो पहले बिकेगा या बाद में बिकेगा, वो पहले बिकेगा। तो हाँ, तो सुनो ना, तो आप कौन से, अभी आपको ना ईयर एंड पे मेथड लगाना है, आपको ये मतलब वैल्यू करना है कि आपके यहाँ पे कितना स्टॉक बचा हुआ है, कितने रुपए का स्टॉक बचा हुआ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कौन सा मेथड लगाएंगे, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, क्योंकि जो माल सबसे बाद में आया था वो सबसे पहले बिकेगा, और बाद में बचा हुआ कौन सा होगा। हाँ, मतलब जो फीफो इन द सेंस जो पहले जो माल आया था वो बचा हुआ होगा, एज इट इज रखा होगा। जरूरी नहीं है, बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं, देखो ये तो मैंने इस केस में बताया, लेकिन पता क्या होता है कि जैसे जो कॉस्मेटिक आइटम्स होती है, छोड़ो कॉस्मेटिक्स की क्यों बोल रहा हूँ मैं, एफएमसीजी जो होते हैं, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स जो होते हैं, फास्ट एफएमसीजी समझते हो ना, फास्ट मूवेबल कंज्यूमर गुड्स, जो बहुत तेज स्पीड से मतलब बिकते हैं, ठीक है ना। कंज्यूमर उन्हें रिकरिंग बेसिस पे यूज करता है, और वो उनकी जो सेल होती है रिपीटेटिव बेसिस पे सेल होती है, ठीक है ना। जैसे कि तुम एफएमसीजी में डील करते हो, ठीक है ना, तुम्हारा भी एफएमसीजी हो सकता है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, कभी कभी तुम ऐसा करते होगे, देखो दुकान पे तुम यूज करते हो अपनी, लेकिन हमें नहीं पता होता कि यार ये ऐसा चल के रहा होता है, ठीक है। अभी क्या होता है ना कि जैसे फेयर एंड लवली रखी है, ये बोल रहे हैं आजकल उसका नाम क्या है, ग्लो एंड लवली, ग्लो एंड लवली रखी है पहले से ही, ठीक है ना। अभी क्या और भी आई उसका एक पैकेट आता है, आई थिंक 16-20 का एक पैकेट आता है, क्या 20 पीस का एक छोटे वाली का 25 ग्राम का पैकेट आता है पूरा, ठीक है। सुनो ना अभी, अंकल सुनो ना, तो अभी क्या है ना कि लेट सपोज पहले हमारे पास 5 पीस रखे हुए हैं, तो तुम्हारे पापा क्या कर देंगे, वो 5 को पहले निकालते हैं, 5 को पहले निकालते हैं, फिर वो जो 20 आए उनको आरुषि, उनको फिर लगाते हैं वहां पे, ठीक है, और बाकी वो जो 5 है वो ऊपर रख देते हैं। फिर कोई कस्टमर आता है तो पहले किस में से देते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, कौन सा फीफो मेथड लगेगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो बाद में माल बचा हुआ है ना, जो मतलब बाद में आया है ना, वो कौन से वाला है, वो बचा हुआ ही है, वो बाद में ही बिकेगा, ठीक है ना। जो पहले आया है पहले बिक जाएगा, बाद में आया बाद में। ऐसा क्यों करते हैं, यहाँ पे क्यों नहीं करते लीफो, तो बेटा एक्सपायर माल इकट्ठा हो जाएगा तुम्हारा, तुम बर्बाद हो जाओगे, समझा ना, आपको समझ में आ रहा है ना। अच्छा वेटेड एवरेज में क्या होता है, वेटेड एवरेज में जब कुछ ये होता है ना, लेट सपोज का नहीं, आपका भी एग्जांपल ले लेता हूँ,
कि अभी आपके यहाँ पे पल्सेस आई, ठीक है। अब तुम ऐसा तो करते नहीं होगे कि, क्योंकि पल्सेस की डिमांड भी रहती है, सेल भी बहुत तगड़ी सेल रहती है, डेली बेसिस पे रहती है। अब पल्सेस आई, तुम ना कोई एक कंटेनर रखते होंगे, लेट से तुम उसको कस्टमर, मतलब कस्टमर को तुम उसमें से ही देते हो, ठीक है। अब पल्सेस आई तो तुमने जैसे तुम उसमें कंटेनर में रखते हो तो पुरानी भी पड़ी हुई है उसमें, तो अब तुमने जो नई आई है उसमें मिक्स कर दी कि नहीं कर दी। अब तुम कैसे छाटते बैठोगे उसके, कौन सी पहले आई कौन सी बाद में आई। तो उस केस में क्या भी, उसमें केस में सारा मिक्स हो गया माल, पता नहीं चल रहा है कौन कहाँ रखा है कहाँ नहीं रखा है। और मतलब शुरुआत में से भी जा रहा है माल, बाद वाला हाथ लगा, बाद वाले लेट सपोज मैं एक एग्जांपल जब भी दे रहा था आपको, वो शुगर वाला, अगर हमने वो स्टॉक वेयर हाउस में ऐसे ऐसे ना लगा करके ऐसे ऐसे लगाया है और इधर गैलरी छोड़ दी, कभी भी जब हमारा जो पल्लेदार आता है, हमारा जो कैजुअल वर्कर आता है, वो कभी बोरी तो उधर से निकलवा देता है, कभी अगर जल्दी जल्दी हो तो पीछे से निकलवा देता है। अब माल वो वाला भी बिक रहा है, ये वाला भी बिक रहा है, अब हम ये कैसे पता लगाए कि कौन सा पहले बिका कौन सा बाद में बिका, हमें तो पता ही नहीं पड़ेगा। तो यार टेंशन ही नहीं लेने का, उस टाइम पे क्या करो, जितना भी माल, जितनी भी वैल्यू को खरीदा आपने, जितनी यूनिट्स खरीदी उसे क्या करो, एवरेज आउट करो, क्या करो, और जितनी यूनिट्स बची हुई है उससे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। मतलब इतने रुपए की इतनी यूनिट खरीदी थी तो इतनी बची हुई है, उसे मल्टीप्लाई कर दिया। तो वो उस केस में बच्चों वेटेड एवरेज निकालते हैं। अब ये अलग, मैंने हालांकि कोशिश की है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने फुल फ्लैज बताया आपको, लेकिन जो भी बताया वो मोर देन इनफ बताया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कब कब क्या लग रहा है, लीफो लग रहा है, कब फीफो लग रहा है, कब वेटेड एवरेज लग रहा है। और केवल यही रीजन नहीं होते बच्चों, और भी बड़े सारे रीजन होते हैं, केवल इन्हीं फैक्टर को देख करके लीफो फीफो वेटेड एवरेज नहीं लगाते। अगर आपको देखना है तो आपको और भी जानने की क्यूरियोसिटी है ऐसे, तो आप आपके घर पे देख सकते हो कि लीफो फीफो और वेटेड एवरेज कैसे कैसे यूज करते हैं, किन केस में यूज करते हैं, है ना। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को भी क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं, बिजनेस रिलेटेड स्पेसिफिक फैक्टर्स होते हैं, जिनको कंसीडर करके हम अपने क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करते हैं बाय डिप्लॉइंग द मेथड लीफो और फीफो और वेटेड एवरेज, ठीक है ना। ये सुनो, तो देखो इन्वेंट्री को वैल्यू करने के अपन के पास कितने मेथड है, 3 मेथड है। तो मेरे को देखना है ना कि मेरे बिजनेस को कौन सा सूट कर रहा है, लीफो सूट करेगा कि फीफो सूट करेगा या वेटेड एवरेज सूट करेगा। समझा क्या आपको। चलो, मैंने आपको कई सारे एग्जांपल बताए बच्चों आपको। ये जो बोल रहा है ना कि मेथड इज दैट प्लान, मेथड वो प्लान है विच डिटरमाइंस, जो ये बताता है हाउ डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ द प्रोसीजर्स आर गोइंग टू बी कंप्लीटेड, कि प्रोसीजर की जो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज है वो कैसे कंप्लीट होगी, मतलब वो जो अलग अलग स्टेप है उन्हें कैसे कैसे आप कंप्लीट करोगे, ठीक है। और फिर मैंने आपको किसका भी एग्जांपल दिया, ऊपर में भी बताया जा करके, ऊपर एग्जांपल दिखा करके प्रोसीजर का उसमें भी बताया, और अलग से मैंने आपको दो, एक तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन के मेथड बताए, दूसरा डेप्रिसिएशन के मेथड बताए, ठीक है। चलो देखो, ये मेरे को समझाना, मेरे को ये आता नहीं है। अ मेथड इज नॉट रिलेटेड, झूठ बोल रहे हो नमन भैया, अ मेथड इज नॉट रिलेटेड टू ऑल स्टेप्स बट ओनली टू वन स्टेप ऑफ द प्रोसीजर। मुझे नहीं समझा ये, तुम्हें समझा क्या। A method is not related to all steps. Method सारे स्टेप्स को रिलेट नहीं करता, बट ओनली टू वन स्टेप ऑफ द प्रोसीजर। प्रोसीजर के एक स्टेप के तो मेथड होंगे, हाँ बोलो ना। जो दूसरे वाला स्टेप है उसके अपने कुछ और अलग मेथड होंगे, क्योंकि वो सारी एक्टिविटीज इंडिपेंडेंट है ना। यस और नो। अच्छा, आगे क्या बोल रहा है, देयर मे बी मैनी मेथड्स टू डू अ पर्टिकुलर वर्क। एक काम को करने के बड़े सारे मेथड होते हैं, तरीके होते हैं, जो मैंने ऊपर भी बताए, यहाँ पे इन्वेंट्री वैल्यूएशन में बताए, आपको डेप्रिसिएशन में बताए। आगे बोल रहे आफ्टर केयरफुल एनालिसिस, क्या करने के बाद, केयरफुली एनालिसिस करने के बाद अ मेथड हैज टू बी सिलेक्टेड। आपको क्या करना होता है, मेथड स्टडी को यूज करते हुए, जो हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ी थी, कि हमें क्या करना होता है, एक मेथड को सेलेक्ट करना होता है बाय विच अ वर्कर फील्स मिनिमम फटीग, जिससे एक वर्कर को क्या हो, कम से कम थकान हो, कम से कम क्या हो, थकान हो। विच कैन एनहांस प्रोडक्टिविटी, जो मेथड आपकी क्या कर सकता हो, प्रोडक्टिविटी एनहांस कर सकता हो। एंड रिजल्ट इन डिक्रीजिंग कॉस्ट, और उससे आपकी कॉस्ट कम हो सकती हो। आपको वो वाला मेथड क्या करके चलना है, सेलेक्ट करके चलना है, ठीक है। जैसे बच्चों में बताऊं, अभी इसका मैं प्रैक्टिकल बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल दे सकता हूँ। बेसिकली हमारे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, और उसके बाद हमने वो कंस्ट्रक्शन के बाद एक इलेक्ट्रीशियन को बुलाया। तो
जो फॉलिंग वाली जो सीलिंग होती है, या जो पीवीसी पैनल वाली वो जो सीलिंग होती है, अब सीलिंग तो हो गई, अब बेसिकली उसमें इलेक्ट्रिशियन को क्या डालने हैं, तार डालने हैं, ठीक है ना। अब हमारा एक परमानेंट इलेक्ट्रिशियन है और वो बंदा बहुत अपर लेवल का है, ठीक है ना, मतलब वो मतलब बहुत सालों से काम कर रहा है, 20-25 सालों से काम कर रहा है। वो बंदे का नाम है नीरज। लेकिन भाई अगले के साथ प्रॉब्लम ये है कि कॉल करते रहो, कॉल करते रहो, कॉल करते रहो, टाइम ही नहीं है अगले को, ठीक है ना, रखता किसी को है नहीं। लेकिन हाँ इतना है कि कभी कभी ना जब उसका फोन उठ जाता है ना और उसको बोल दो तो वो आ जाता है, तो लेकिन कभी भी काम पूरा करके नहीं जाता, बीच में छोड़ के भाग जाएगा। मतलब छोड़ के भाग जाएगा इन द सेंस कि ऐसे नहीं कि मैं गलत सेंस में बोल रहा हूँ, उसका काम छोड़ना भी हमें अच्छा लगता है, क्योंकि किसी दूसरे बंदे को बुला लो ना तुम, भाई वो तुम्हारा काम बिगाड़ के जाएगा, कभी सुधार नहीं सकता। वो बंदा ऐसा है कि वो आ गया ना एक बार, तो तुम्हें उसके पास खड़े होने की भी जरूरत नहीं है, वो बहुत अच्छे से करके जाएगा। अब हमने क्या हुआ कि बहुत अर्जेंट में एक किसी दूसरे बंदे को बुलाया हमने, कुछ उसमें तार डलने थे वो सीलिंग में, उस नालायक को तार ही नहीं डलने आ रहे। वो कह रहा है जी बाबूजी एक काम करो, वो सीलिंग के नीचे से तार निकाल लेते, मैं साइड में गिट्टी ठोक दूंगा। तो दिमाग खराब है तेरा, हमने फोर सीलिंग कराई है और तार ये अब बाहर जाके तू सारा इसे खराब करेगा, इसके अंदर डाल तार। कह रहे जी ये तो डलने की नहीं तार, चाहे कितना भी बड़ा मिस्त्री बुला लियो, कितने बड़ा इलेक्ट्रिशियन बुला लियो, तार नहीं डलने की इसमें, ठीक है ना। हमने कॉल करी नीरज को कि भाई बन नहीं रही अब तेरे बगैर बात, एक बार आ जा। और वो बंदे ने आने के बाद भाई मतलब अगले 5 मिनट के अंदर सारे तार डाल दिए, घुमा घुमा के वो एक बैटन लेकर के और उसमें लगा करके टेप, और ये ले इधर से उधर, उधर से इधर, है ना। और वो देख रहा है उसके मुंह को, ये हो क्या रहा है। तो देखो क्या होता है, मेथड होता है। अब वो पूरा परेशान हो गया पहले वाला, अरे जी मैंने हर एक तरीका अपना लिया, इसमें तार नहीं जा सकते, और थक गया। मतलब क्योंकि गर्मी हो रही है और पसीने में पूरा ऊपर से लेके नीचे तक भीग गया, और कह रहे जी बस अब तो थकान हो गई, अब तो चलने दो मुझे। वो अगला बंदा आया और उसने सारे तार डाल दिए, ऑलरेडी हमने कैमरे के तार पहले डलवाए हुए थे, है ना। अब वो उसकी कैमरे की जो बेसिकली लोकेशन थी वो हमने चेंज कर दी, तो वो तार निकलवा वे तो निकलवाने थे, नए तार डलने थे। कह रहे जी कोई दुनिया का कोई ऐसा मिस्त्री नहीं जो इन तार को निकाल दे। उसने आके 2 मिनट में सारे खींच दिए, एक एक तार खींच दिया सारा का सारा। तो वो उसके मुंह को देख रहा है, सबका अपना अपना तरीका होता है, उसको काम करते हुए 20 साल हो गए, ठीक है ना, कि कैसे करना है, एक्सपीरियंस है उसके पास कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है। और ये क्या कर रहा है, वो जो नए वाला वो जो बंदा था, मतलब ऐसे नहीं काम वो भी कर रहा था, 2-3-4-5 सालों से वो भी कर रहा था, लेकिन उसको पता नहीं, उसके पास अपनी मेथड है कि कोई चीज को करना है तो कैसे करना है। इनफैक्ट अभी क्या हुआ, उसके बाद अभी हमने 1-2 कैमरे और लगवाने थे, तो वो जो कैमरे वाला है वो भी परेशान हो रहा था कि जी तार कैसे डाल लेंगे यहाँ से, इधर से उधर कैसे निकाल ले तार। फिर वो हमने उसका मेथड देखा था नीरज का, अब वो नीरज तो आने से रहा, वो आएंगे ही नहीं छोटे मोटे काम के लिए। हमने कहा कि हमें आता है, हमें कैसे करना है, क्योंकि हमने उसे एनालाइज किया है कि वो कैसे करता है। एक बैटन ली, बैटन में बांधा तार, लगाई टेप, और उसे ऐसे ओ पता क्या करता है, कुछ तार भी लेके आता, लोहे का तार लेके आता, उसमें लगा करके वो ऐसे 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 घुसाता है पूरा तार, सारे निकाल देता है। तो देखो मेथड होता है सबका अपना अपना, बता क्या रहा हूं मैं आपको, मेथड बता रहा हूँ, है ना। तो बहुत सारे मेथड होते हैं काम को करने के, कई बार उन मेथड से काम भी नहीं होता। कुछ मेथड ऐसे होते हैं जिनसे काम नहीं होता, बस क्या होती है, थकान होती है, कॉस्ट ज्यादा आती है, और क्या होता है, आपको बेनिफिट कुछ हो नहीं रहा होता है। तो आपको कौन सा मेथड अडॉप्ट करके चलना है, इंप्लीमेंट करके चलना है, बेस्ट एंड बेस्ट मेथड अडॉप्ट करके चलना है, जिससे कम से कम फटीग, फटीग बोले तो टायर्डनेस, थकान कम से कम हो। दूसरा बेनिफिट सबसे ज्यादा हो, कॉस्ट सबसे कम आए, ठीक है ना, और रिस्क, रिस्क भी क्या हो, कम हो। नीरज भैया कभी मिल जाए, ठीक है ना, तुम्हारे यहाँ पे भी शायद तुम कराते होंगे अगर काम, तो उनसे बोलना कि नमन भैया अपने बैच में तुम्हारा एग्जाम्पल दे रहे थे, ठीक है। सुनो, तो ये सुनो, यहाँ पे लास्ट वाला सुनो बच्चों, ये वाला समझ में आ गया ना आपको, ये वाला बुलेट, कि आपको केयरफुल एनालिसिस, हमने भी बहुत सारे इलेक्ट्रिशियन को देख लिया, केयरफुली एनालाइज करने के बाद हमने डिसाइड किया कि किसी से काम कराना ही नहीं है, कराना है तो नीरज भैया से कराना है। हाँ वो 20 साल पुराने भी तुमने तार डलवाए ना, तो सीधा अभी जब हमारी, तुमने देखा बच्चों, जब मैं यहाँ पे परेशान हो गया पूरा, हमारी इलेक्ट्रिसिटी डेली कुछ ना कुछ हो रहा था, तो फाइनली ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ा उसके बाद, लेकिन एक भी दिन खराब नहीं हुई। उसके पहले डेली मैं किसी ना किसी इलेक्ट्रिशियन को बुला रहा था, क्योंकि नीरज भैया नहीं आ पा रहे थे। एक दिन मैंने उन्हें इमोशनली बोला कि यार बच्चे बड़े परेशान, मतलब मैंने ऐसे नहीं बोला कि मैं परेशान हूँ, मैंने बोला बच्चे बड़े परेशान हैं और उनकी पढ़ाई का लॉस हो रहा है, लेकिन
वो इतने मतलब रिस्पेक्ट भी करते हैं कि अगले 5 मिनट के अंदर बिटावदा थे, वो कह रहे कि बिटावदा से मैं बस जस्ट अभी आ रहा हूँ, और सीधा 5 मिनट में वो यहाँ पे आ गए। उसके बाद है ना, कुछ ना हो, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी में कुछ नहीं हुआ उस दिन से। तो बच्चों मेथड होता है ना। तो केयरफुल एनालिसिस करने के बाद आपको एक मेथड सेलेक्ट करना होता है जिसमें एक वर्कर को कम से कम क्या हो, टायर्डनेस हो, दूसरा प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो, बेनिफिट ज्यादा हो, और कॉस्ट कम आए और रिस्क भी कम हो। ठीक है ना। अब कोई नए नए बंदे का क्या पता वो अपने करंट लगा के बैठ जाए। ठीक है, वो नंगे हाथ, वो उसमें भी ऐसे होता है, नंगे हाथ भी उसमें नंगे तार पे हाथ लगा देते हैं। मतलब कुछ उन्हें पता है ना कि कहाँ पे बॉडी के अंदर करंट जाएगा कब नहीं जाएगा, है ना। वो बेसिकली मैंने उन्हें एनालाइज किया है, जिस तार में करंट भी होता है ना, वो पहले 2 बार उसको ऐसे लगाते हैं। वो उसका भी एक फिजिक्स के हिसाब से कुछ वो होती है, कैलकुलेशन वगैरह प्रॉपर कॉन्सेप्ट होता है कि बॉडी के अंदर उसी हिसाब से करंट क्या करने लगता है, फ्लो करने लगता है। उसके बाद फिर उसे कर भी दे ना, हाथ लगा के कर भी दे, तो करंट नहीं आता बॉडी के अंदर। मैं कह रहा हूँ कि इसमें तो करंट है, तुमने हाथ कैसे लगा दिया, कह रहे बस सारी बात नहीं पूछते। तो कह रहे अ मैनेजर शुड डिसाइड इन एडवांस, एक मैनेजर को एडवांस में ही क्या करना चाहिए बच्चों, डिसाइड करना चाहिए द कॉमन वे ऑफ डूइंग अ जॉब, कि हम किसी भी एक काम को किस एक पर्टिकुलर तरीके से करेंगे, सो दैट, ताकि क्या हो सके बच्चों, देयर कैन बी यूनिफॉर्मिटी, एक समानता हो सके, मतलब एकता आ सके, क्या आ सके, देयर कैन बी यूनिफॉर्मिटी इन द एक्शन ऑफ द एम्प्लॉय। भाई एक बात बताओ, जब हमने एक मेथड क्या करके रखा है, सेलेक्ट करके रखा है, तो जब हम उसी मेथड से हर बार उस काम को करेंगे तो यूनिफॉर्मिटी तो आएगी ना। नेक्स्ट क्या है, देयर इज नो डाउट इन द माइंड ऑफ एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज के माइंड में कोई भी डाउट नहीं होगा कि यार हमें तो समझ में नहीं आ रहा कैसे करना है, जब हमने पहले से सेलेक्ट करके रखा है एक मेथड तो बस उसी से करना है, बात खत्म। नेक्स्ट है, दिस हेल्प्स इन अप्लाइंग द टेक्निक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। ये जो बच्चों क्या है, दिस हेल्प इन अप्लाइंग द टेक्निक, ये जो मेथड है ना, मेथड आपको कौन सी टेक्निक को अप्लाई करने में हेल्प करता है, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। आपने मेथड सेलेक्ट करके रखा है कि हम इस मेथड से क्या करेंगे, काम करेंगे, है ना। अभी एक मेथड, सॉरी, एक काम को करने के कई सारे मेथड होते हैं, लेकिन आपने तो एक सेलेक्ट किया। तो जब एक बात बताओ बच्चों, आपके पास 5 ऑप्शन है कि मैं ये ऐसे भी कर सकता हूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ, लेकिन आपने केयरफुल एनालिसिस करके एक को चुन लिया। किसको चुन लिया, आपकी सारी एनर्जी कहाँ पे लगेगी, एक पे, बाकी 4 पे कोई फोकस जाएगा, काम बढ़ेगा कि सिंप्लीफाई होगा, सिंप्लीफाई होगा, क्योंकि बिकॉज आप उन 4 ऑप्शन के बारे में सोचोगे ही नहीं ना। सोच तो हमने पहले लिया सेलेक्ट करने से पहले, अभी उसमें एनर्जी नहीं घलाएंगे अपनी हम, ठीक है ना। तो काम सिंप्लीफाई होता है, और बच्चों इससे स्टैंडर्ड भी सेट होते हैं। इससे जो टेक्निक हम पढ़ के आए ना सेकंड चैप्टर में, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, जब हमने कोई एक मेथड को क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, और हम हर बार उसी मेथड को लगा रहे, तो हमारा स्टैंडर्ड बन गया है, क्या बन गया, स्टैंडर्ड बन गया, ये हमारा प्लान बन गया एक टाइप का, क्योंकि टाइप ऑफ प्लान ही तो है मेथड भी, ये हमारा स्टैंडर्ड बन गया कि हम भाई इस काम को करेंगे तो इस तरीके से करेंगे। समझा ना आपको, से और नो। आई होप आपको मेथड समझ में आ गया होगा, मेरे ख्याल से सारे। एक एग्जांपल बस ये देख लो इसमें जल्दी से, देयर आर डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल फॉर द वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, एंड वेटेड एवरेज एक्सेट्रा। Next, there are different methods for charging depreciation like SLM, straight line method, दूसरा written down value method, तीसरा machine hour method। ये क्या होता है, बेसिकली आपने SLM और WDV तो पढ़ा होगा आपने। SLM में क्या होता है, अदिति, एक ही अमाउंट पे जो इनिशियल अमाउंट होती है उसी पे हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन लगाते रहते हैं फिक्स रेट से, ठीक है ना। उसको प्रॉपर हम निकाल लेते हैं कि जो मशीनरी की वैल्यू होती है माइनस स्क्रैप वैल्यू करके अपॉन लाइफ करके निकाल लेते हैं। लेकिन रिटन डाउन वैल्यू में हम क्या करते हैं, एक परसेंटेज होती है और घटती भी वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगाते रहते हैं। मशीन आर मेथड में क्या होता है बच्चों, लेट सपोज एक मशीन 1000 घंटे चलेगी, मतलब उसकी जो लाइफ है ना, उसकी मशीन की लाइफ घंटों में है, किसमें, साल में नहीं है, घंटों में है, कि वो बस 1000 घंटे चल सकती है। तो जितने भी, जैसे लेट सपोज हमें 1 लाख रुपए की मशीनरी लेके आए, वो 1000 घंटे चलेगी, ठीक है ना, और जितने घंटे चल चुकी है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका डेप्रिसिएशन निकल करके आ जाएगा कि कितनी डेप्रिशिएट हो चुकी है। तो अलग अलग मैंने तो 3 ही नाम लिखे, यहाँ पे और भी बड़े सारे मेथड होते हैं डेप्रिसिएशन को लगाने की, ठीक है। फीचर्स देख लो बच्चों मेथड के, मेथड्स आर बेस्ड ऑन रिसर्च एंड एनालिसिस। मेथड को आप ऐसे सेलेक्ट कर लेते हो क्या, बोलो ना, तो क्या करना होता है उसके लिए,
रिसर्च करनी होती है, एनालिसिस करना होता है। तो मेथड किसके ऊपर बेस्ड होता है? रिसर्च के ऊपर बेस्ड होता है और एनालिसिस के ऊपर बेस्ड होता है। पहले आप फाइंड आउट करते हो, फिर उन्हें इवेल्युएट करते हो, देन सेलेक्ट करते हो कि हम इस मेथड के साथ जाएंगे। दूसरा, मेथड्स आर डिजाइन टू अचीव एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी। सारा ही काम हम पूरा मैनेजमेंट ही क्यों कर रहे हैं? ताकि हम एफिशिएंट बन सके, यानी कि हमारी कॉस्ट, हमारे रिसोर्सेज कम से कम यूज हुए, ठीक है ना, कॉस्ट कम से कम आए। एंड इकोनॉमी, इकोनॉमी मतलब जो हमारे ऑपरेशंस है ना, इकोनॉमी मतलब ये उस वाली इकोनॉमी से नहीं है। यहाँ पे इकोनॉमी का मतलब है कि जो हम ऑपरेशंस चला रहे हैं बच्चों, वो उन ऑपरेशंस में पैसा ज्यादा ना लगे, कम पैसा लगे, इकोनॉमी इन ऑपरेशंस आए, ठीक है। नेक्स्ट है द सिलेक्शन ऑफ द राइट मेथड सेव्स टाइम। ये तो बड़ा सिंपल है यार। अगर आप सही मेथड क्या करते हो, आप नीरज भैया को बुलाते हो तो आपका टाइम भी बच जाएगा, आपका पैसा भी बच जाएगा और आपकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जाएगी, है ना। एक दिन का काम 1 ही घंटे में हो जाएगा, है ना। पैसा भी कभी वो अनरीजनेबल क्या नहीं करते, बट चार्ज नहीं, वो बोलते हैं कि जो तुम्हें देना है वो दे दो अपनी मर्जी से, कभी ऐसा बोलते ही नहीं है। मतलब मैंने इनफैक्ट उन्हें ये भी बोल दिया कि मोबाइल में ये लो, चलो नहीं ले रहे हो, कैश नहीं पकड़ रहे हो तो मोबाइल भी ले लो, उसमें जो तुम्हें अमाउंट भरनी भरता। कह रहे मुझे नहीं पता, जो तुझे करनी है वो कर दो, ठीक है ना। तो अभी आप अच्छे बंदे को और अच्छे बंदे के साथ अच्छे मेथड को क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे, तो बच्चों से टाइम भी क्या होता है, सेव होता है, और मनी भी सेव होता है आपका, और आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। और फाइनली मेथड्स वेरी फ्रॉम टास्क टू टास्क। वेरी मतलब चेंज होना, है ना, वेरिएबल होना। मेथड ना चेंज होते रहते हैं टास्क टू टास्क। एक काम को करने के अपने मेथड है, दूसरे काम को करने के अपने मेथड है, तीसरे काम को यानी कि तीसरे स्टेप को परफॉर्म करने के अपने मेथड है। तभी तो हमने ऊपर बोला था कि मेथड आर नॉट रिलेटेड टू ऑल द स्टेप्स ऑफ द प्रोसीजर, इट इज रिलेटेड विद द पर्टिकुलर स्टेप, सिंगल स्टेप ऑफ द प्रोसीजर। बिकॉज अलग अलग स्टेप को सुजल क्या करने के, परफॉर्म करने के अलग अलग क्या है, मेथड होते हैं। यस और नो, समझ में आती है आपको मेरी बात? मेथड समझ में आया, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच बच्चों। बाकी कल रूल्स, कल से मतलब है, कल तो संडे है ना, हाँ, परसों में मंडे में हम क्या करेंगे, रूल्स पढ़ लेंगे और स्ट्रैटेजी पढ़ लेंगे। और ट्यूसडे में, है ना, मैक्स टू मैक्स ट्यूसडे में क्या हो जाएगा, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। वेडनेसडे में इसका रिवीजन करके थर्सडे में इसका टेस्ट। थैंक यू वेरी मच बच्चों।